हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है दोस्तों। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से, मन से, क्योंकि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से मुझे प्रेम और स्नेह देते रहेंगे दोस्तों। और इस क्लास को लास्ट तक देखिए, शानदार क्लास होने वाली है। सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण पद्धतियां। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने या तो डिप्लोमा किया है या फिर आपने BLS किया है, जिसे हम बिलीव भी कहते हैं। उसमें सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक होते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो प्रैक्टिकल हमेशा दो टॉपिक में किया जाता है। एक तो किया जाता है क्लासिफिकेशन में और एक किया जाता है कैटलॉगिंग में। तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमारे सिलेबस में कितने क्लासिफिकेशन स्कीम है, कितनी वर्गीकरण पद्धतियां हमें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। तो आज हम जितने भी वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनके एक एक वर्गीकरण पद्धति को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसका विकास किसने किया, उसका विकास कब हुआ, ताकि आपको पता चले कि जो लाइब्रेरी साइंस में जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उनके बारे में आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए दोस्तों। आप भी मेरे साथ अपने पेन और रजिस्टर अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद इस क्लास के बाद जो है लास्ट में हम टॉप MCQ भी करवाएंगे, ताकि आपको पता चलता है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल, क्योंकि आज की जो लाइव क्लास की जो ये PDF है, ये PDF हम आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूं कि एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों। ऐप डाउनलोड करके और बिहार वाले कोर्स में जाकर और ऊपर कंटेंट में जाकर वहां पर फ्री कंटेंट जो दिया हुआ है, फ्री कंटेंट आपको दिया हुआ है, एक बार फ्री कंटेंट जरूर जाके देखें। आपको पता चलेगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और ये मेरा पर्सनल WhatsApp नंबर है, और कभी भी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन स्कीम्स का। ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियां। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियां, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियां, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस को 6 अलग अलग भागों में बांटा गया था, ठीक है ना भाई। कितने भागों में बांटा गया है? 6 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है पार्ट 2। और पार्ट 2 का नाम क्या है दोस्तों? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है दोस्तों? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों ज्ञान संगठन। आपके सिलेबस को, क्योंकि आप बिलीव लेवल का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा भाग है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा भाग है कंप्यूटर वाला, चौथा भाग है मैनेजमेंट वाला, पांचवा भाग है रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा वाला, और छठा भाग है टाइप्स ऑफ यूजर, ठीक है ना, यूजर के प्रकार। तो आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 6 रजिस्टर बनाइए, ठीक है ना। आपको 6 रजिस्टर बनाकर एक एक पार्ट का जो अलग अलग रजिस्टर बनाना, ताकि आपको पता चलेगा कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं।
तो ध्यान रखना इन 6 आपके सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो होता है पार्ट 2, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान संगठन। ठीक है, अब इस ज्ञान संगठन के अंदर छोटे मोटे 4 भाग होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है आपके क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों? क्लासिफिकेशन, जिसमें हिंदी में कहते हैं उसको वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? वर्गीकरण कहते हैं। पहला हो गया क्लासिफिकेशन। इसके अंदर दूसरा जो भाग होता है वो होता है कैटलॉगिंग। क्या होता है दोस्तों? कैटलॉगिंग। ठीक है ना, कैटलॉगिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? सूचीकरण। तो सेकेंड जो पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा 2 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में ही प्रैक्टिकल किया जाता है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या होता है दोस्तों? कैटलॉगिंग। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन स्कीम की। ठीक है ना, तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि आपके सिलेबस में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं। कि भाई जब आप टॉपिक शुरू कर रहे हो क्लासिफिकेशन स्कीम्स का, तो आपको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में कितनी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, भाई आप क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू कर रहे हो, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी कि भाई वास्तव में इसकी कितनी वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ, तो आज हम एक एक पद्धति के बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखना है, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ क्या है। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति है डीडीसी। कौन सी है दोस्तों? डीडीसी। उसके बाद दूसरी वर्गीकरण पद्धति है ईसी। क्या है दोस्तों? ईसी है। कौन सी है दोस्तों? ईसी हो गया। तीसरी वर्गीकरण पद्धति है एलसीसी। कौन सी है दोस्तों? एलसीसी। चौथी वर्गीकरण पद्धति है यूडीसी। कौन सी है दोस्तों? यूडीसी। और पांचवी वर्गीकरण पद्धति है एससी। एससी कौन सी है दोस्तों? एससी है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको नाम बता रहा हूं। तो पहली होगी डीडीसी, दूसरा हो गया ईसी, तीसरा हो गया एलसीसी, चौथा हो गया यूडीसी। क्योंकि आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। कई बार परीक्षा के अंदर ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है और कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, छठी है आपके सीसी। ठीक है ना भाई, छठी क्या है दोस्तों? सीसी हो गया। सातवीं में क्या हो जाएगा? बीसी। और 8वां में क्या हो जाएगा? एलबीसी। और 9वां में क्या हो जाएगा? आरआईसी। और 10वीं में क्या हो जाएगा? आपके बीएसओ। क्या हो जाएगा? बीएसओ। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। पहला है डीडीसी। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन में शॉर्ट में भी लिखा जा सकता आता है परीक्षा में। ठीक है ना, और आपको परीक्षा में फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो मैंने आपको बताया, पहला है डीडीसी, दूसरा है ईसी, तीसरा है एलसीसी, चौथा है यूडीसी, पांचवी है एससी, छठा है सीसी, सातवां है बीसी। सातवां क्या है दोस्तों? बीसी है। 8वां एलबीसी, 9वां है आरआईसी, 10वां है बीएसओ। तो आपके सिलेबस में 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, और 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो अब हम जो है 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धति, भाई आप क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई आपके सिलेबस में कितनी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, तो आप कैसे पता चलोगे? ठीक है ना दोस्तों, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम इनको एक एक पढ़ेंगे। इसका विकास कब हुआ था, इसको किसके द्वारा जो है विकसित किया गया, तमाम सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों डीडीसी। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीसी, कि डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होती है दोस्तों? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, पहली ध्यान रखना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 10 वर्गीकरण पद्धतियां पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डीडीसी, और डीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। दूसरा सवाल ये बनेगा दोस्तों कि जो डीडीसी है, ठीक है ना भाई, डीडीसी को जो डेवलप्ड, ठीक है ना, डीडीसी को जो डेवलप्ड इन, इसकी डीडीसी को विकसित कब किया गया था? तो विकसित किया गया था 1876 में। और डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, वो फर्स्ट एडिशन भी कब आया था दोस्तों? 1876 में आया था, ध्यान रखना। ठीक है,
दूसरा सवाल बनेगा कि डीडीसी को विकसित किसके द्वारा किया गया था? डेवलप्ड बाय का मतलब विकसित, तो विकसित किया गया था मेलविल डीवे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेलविल डीवे के द्वारा विकसित किया गया था। और एक परीक्षा के अंदर सबसे बड़ा सवाल बना जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। इट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। ये दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या दोस्तों? इट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है ना। ये दुनिया में सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पुरानी जो वर्गीकरण पद्धति है वो कौन सी है दोस्तों? डीडीसी है। कौन सा है दोस्तों? डीडीसी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डीडीसी इज एन ऑलमोस्ट इनन्यूमरेटिव स्कीम, ध्यान रखना। तो डीडीसी को हमेशा क्या कहा जाता है? लगभग परिगणनात्मक पद्धति कहा जाता है। लगभग परिगणनात्मक पद्धति कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है कि लगभग परिगणनात्मक पद्धति किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है लगभग परिगणनात्मक पद्धति जो उदाहरण है वो उदाहरण किसका है दोस्तों? डीडीसी का है। किसका उदाहरण है दोस्तों? डीडीसी का उदाहरण है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। और डीडीसी के बारे में ये है कि आपको ध्यान रखना है नोट, ठीक है ना, कि वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी यूजिंग डीडीसी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। दुनिया में अगर ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो लाइब्रेरी है वर्ल्ड में जितनी भी लाइब्रेरी है, अधिकांश जो लाइब्रेरी है वो कौन सी वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करती है दोस्तों? तो ध्यान रखना कोई भी जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करना पड़ता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइब्रेरी है वो हमेशा डीडीसी, यूं तो 10 आपके वर्गीकरण पद्धति है, लेकिन इस 10 में से सबसे ज्यादा जो वर्गीकरण पद्धति का यूज होता है लाइब्रेरीज के द्वारा, पुस्तकालयों के द्वारा, वो सबसे ज्यादा जो है यूज होता है दोस्तों आपके डीडीसी का। और सेकंड जो है वो सेकंड नंबर पे कौन है दोस्तों? एलसीसी का, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला नंबर है डीडीसी का प्रयोग जो है पूरे वर्ल्ड में अधिकांश पुस्तकालय के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद जो है किसका किया जाता है दोस्तों? एलसीसी के द्वारा। एलसीसी का मतलब क्या हो गया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। 2 नंबर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सवाल कैसे बनेगा परीक्षा के अंदर, आप अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। अगर आपने पेन और रजिस्टर साथ में लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल बनेगा डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, डीडीसी को डेवलपमेंट कब किया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था। और सवाल है कि ये दुनिया में सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है, और डीडीसी किसका उदाहरण है? डीडीसी उदाहरण है लगभग परिगणनात्मक पद्धति का उदाहरण है दोस्तों। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का अधिकांश लाइब्रेरी के द्वारा डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा नंबर कौन सा दोस्तों? एलसीसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ध्यान रखना है कि डीडीसी, ठीक है ना, डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था 1876 में, और अंतिम कौन सा है? 23वां एडिशन, डीडीसी का 23 एडिशन है। और लास्ट और अंतिम जो एडिशन है
वो कब आया था दोस्तों? 2011 में आया था। तो डीडीसी को 23 एडिशन में पब्लिश किया गया था, जिसमें फर्स्ट एडिशन 1876 में और लास्ट जो है 23वां एडिशन वो कब आया था? 2011 में आया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी वर्गीकरण पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ईसी, ध्यान रखना। ठीक है ना, ईसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो परीक्षा के अंदर शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है और फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ईसी की फुल फॉर्म होती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं दोस्तों? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो दूसरी वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है, क्या कह सकते हैं भाई? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको डेवलप कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप किया गया था 1891 में। कब किया गया था दोस्तों? 1891 में इसको डेवलप किया गया था। डेवलप का मतलब विकसित, और इसको विकसित किया गया था सीए कट्टर। ठीक है ना भाई, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सीए कट्टर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब यह है कि दूसरी वर्गीकरण पद्धति है जिसकी फुल फॉर्म है, ईसी की फुल फॉर्म होती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। इसको डेवलप किया गया था 1891 में, और डेवलप किसके द्वारा किया गया था? सीए कट्टर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सीए कट्टर के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं तीसरी वर्गीकरण पद्धति एलसीसी, जिसकी फुल फॉर्म जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है ना, तो एलसीसी जो वर्गीकरण पद्धति है, ये वर्गीकरण पद्धति किसके कब डेवलप की गई थी दोस्तों? तो एलसीसी को डेवलप किया गया था 1904 में। कब डेवलप किया गया था? 1904 में। और इसको डेवलप किया गया था, ध्यान रखना, इसको डेवलप किया गया था। तो डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। क्या नाम है दोस्तों? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब आपको पता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ध्यान रखना, अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वर्गीकरण पद्धति है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति को डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है दोस्तों? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा ही उसको डेवलप किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन दो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, सीएम हैंसन और चार्ल्स मार्टिन। तो परीक्षा के अंदर कई बार ध्यान रखना है व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है ना भाई, अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, डेवलप्ड बाय सीएम हैंसन एंड चार्ल्स मार्टिन, सीएम हैंसन एंड चार्ल्स मार्टिन, ध्यान रखना। तो परीक्षा के अंदर सवाल अगर पूछा जाता है कि भाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो अगर कोई इंस्टीट्यूट का नाम पूछ ले, या कोई जो दूसरा संगठन का नाम पूछ ले, या लाइब्रेरी का नाम पूछ ले, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी हो जाएगा। नहीं तो अगर व्यक्ति का नाम पूछ ले तो व्यक्ति का नाम में ध्यान रखना है, पहला आएगा सीएम हैंसन और दूसरा व्यक्ति क्या नाम दोस्तों? चार्ल्स मार्टिन है। कौन सा दोस्तों? चार्ल्स मार्टिन है, ध्यान रखना। तो व्यक्ति का नाम आए तो ये नाम आएगा, और व्यक्ति नहीं है तो वह ऑप्शन में क्या आएगा? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आएगा दोस्तों। उसके बाद अगली जो वर्गीकरण पद्धति है यूडीसी। तो यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और यूडीसी को डेवलप कब किया गया था? तो ध्यान रखना है, यूडीसी को डेवलप किया गया था 1895 में। ठीक है ना, 1895 में। लेकिन इसका जो फर्स्ट एडिशन है, तो वो फर्स्ट एडिशन कब आया था यूडीसी का? 1905 में।
कब आया था दोस्तों? 1905 में आया था। इसको डेवलप तो 1895 में किया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है विद्यार्थी, कई किताबें 1905 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था, जबकि डेवलप किया गया था 1895 में। अगला सवाल है कि डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो यूडीसी को डेवलप किया गया था, आपको पता होना चाहिए, FID, ठीक है ना भाई। FID जो फिट जो एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा डेवलप किया गया था। और कई बार ध्यान रखना है कि अगर इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो ऑप्शन में तो सही आंसर फिट होगा, लेकिन व्यक्ति का नाम आ जाए तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा हेनरी लॉ फॉन्टेन। हेनरी लॉ फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट। पॉल ऑटलेट, ध्यान रखना। तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखना है और व्यक्ति का नाम भी याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर सवाल तो ये बनेगा कि यूडीसी को डेवलप किया गया था। अब यूडीसी को डेवलप किया गया था, अगर इंस्टीट्यूट होगा तो क्या आएगा दोस्तों? FID आएगा। अगर इंस्टीट्यूट नहीं है तो वहां पर व्यक्ति भी आ सकता है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? हेनरी लॉ फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉल ऑटलेट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, हो गया। इसको डेवलप किया गया था 1895 में, लेकिन यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था 1905 में। इसको विकसित किया गया फीड के द्वारा, और विकसित करने वाले दो व्यक्ति भी थे जो फीड से जुड़े हुए थे, हेनरी लॉ फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे। अगला जो वर्गीकरण पद्धति है वो है SC। तो आपको पता होना चाहिए SC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो SC की फुल फॉर्म होती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्या होती है दोस्तों? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है दोस्तों? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, SC की फुल फॉर्म। और SC की जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, इसको जो डेवलप कब किया गया था दोस्तों? इसको डेवलप किया गया था 1906 में। कब डेवलप किया गया था? 1906 में डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ठीक है ना, इसको डेवलप किया गया था JD ब्राउन। ठीक है ना दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों? JD ब्राउन के द्वारा जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था दोस्तों। तो कहने का मतलब SC की फुल फॉर्म होती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसको डेवलप किया गया था 1906 में, और डेवलप जो है किया गया था JD ब्राउन के द्वारा। ठीक है, अगले जो वर्गीकरण पद्धति है ये भारतीय वर्गीकरण पद्धति है, इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है CC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन। क्या होती है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसको जो डेवलप किया गया था या प्रकाशित किया गया था, इसको वर्गीकरण को जो है कोलन क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को जो है डेवलप किया गया था, कोलन क्लासिफिकेशन को डेवलप इन 1933। ठीक है दोस्तों, 1933 में इसका क्या आया था दोस्तों? फर्स्ट एडिशन। तो 1933 जो है ये क्या है दोस्तों? फर्स्ट एडिशन है, ध्यान रखना। क्या है दोस्तों? फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट एडिशन। तो CC का फर्स्ट एडिशन भी 1933 में आया था। और एक चीज ध्यान रखना है, इसको डेवलप किया गया था, ठीक है ना, इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन को। ठीक है ना भाई, किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है ना, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहा जाता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगली जो क्लासिफिकेशन स्कीम है BC। तो ध्यान रखना, BC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इस फुल फॉर्म में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है। तो BC की फुल फॉर्म होती है बिब्लियोग्राफिक। ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफिक होगा, बिब्लियोग्राफिकल नहीं होगा, ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफिक, ध्यान रखना। तो BC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिब्लियोग्राफिक, ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को जो है डेवलप कब किया गया था दोस्तों? इसको डेवलप किया गया था 1935 में। कब डेवलप किया था दोस्तों? 1935 में। 1935 में जो है इसको डेवलप किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको।
दूसरी बात है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो डेवलप किया गया था H.E. ब्लिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? H.E. ब्लिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में H.E. ब्लिस के द्वारा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो वर्गीकरण पद्धति है जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका नाम है LBC। LBC की फुल फॉर्म है आपके लाइब्रेरी, उसके बाद हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो LBC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इट इज ए रशियन क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना, इट इज ए रशियन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये रूस देश की जो है वर्गीकरण पद्धति का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? जो रशियन क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये जो है रूस देश की जो वर्गीकरण पद्धति है उसका नाम है दोस्तों। क्या नाम उसका है? ठीक है ना। उसको डेवलप किया गया था तो ये एक रशिया देश की क्लासिफिकेशन है, इसको डेवलप किया गया था। तो इसको डेवलप किया गया था इन 1959, 1959 में जो है इसको डेवलप किया गया था। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था मैं ये भी बता देता हूं। तो डेवलप किया गया था लेनिन स्टेट लाइब्रेरी, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को, ठीक है ना भाई। रूस की राजधानी कौन सी है भाई? मॉस्को द्वारा। तो ध्यान रखना LBC है, तो LBC की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है, एंड इट इज ए रशियन क्लासिफिकेशन स्कीम। ये रूस देश की है, ध्यान रखना, रशियन का मतलब रूस देश है ना, रूस, ठीक है ना भाई। तो ये रूस देश की जो है क्या है दोस्तों? रूस देश की जो है वर्गीकरण पद्धति है दोस्तों। और इसे डेवलप किया गया था 1959 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया? मॉस्को के अंदर एक लेनिन स्टेट लाइब्रेरी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद अगली जो वर्गीकरण पद्धति है जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको शॉर्ट में RIS कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है RIC की, ठीक है ना। RIC की फुल फॉर्म होती है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इट इज नोवन एज, इसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? इसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं दोस्तों, RIC। अब RIC को डेवलप कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि भाई RIC राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, इसे हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसको डेवलप किया गया था 1961 में। कब किया था दोस्तों? 1961 में डेवलप किया गया था। और एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर बनता है कि इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो राइडर है, तो राइडर तो हो गया, तो ध्यान रखना है इसको डेवलप किया गया था F राइडर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? F राइडर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। और अगली जो वर्गीकरण पद्धति है जिसका नाम है BSO, ठीक है ना, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSO? तो BSO की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ध्यान रखना, BSO ध्यान रखना। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रॉड BSO। तो ध्यान रखना ऑप्शन में, यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन में सिस्टम की जगह सब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है। तो मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया था, एम्स जोधपुर का एग्जाम दे रहा था, तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होगा ब्रॉड सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग। तो गलती से मैं सब्जेक्ट करके आगे पता चला कि सब्जेक्ट नहीं आएगा, BSOS का मतलब यहाँ पर क्या होगा?
सिस्टम होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है इसको डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया गया था 1978 में। ठीक है ना दोस्तों, डेवलप किया गया था 1978 में। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर दो ऑप्शन आते हैं इसको डेवलप करने के बारे में, एक तो फिट और एक यूनेस्को आते हैं। ठीक है ना भाई, फिट और यूनेस्को। ठीक है ना भाई, इस तरीके से ऑप्शन आता है, फिट यूनेस्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आ जाए यहाँ पर कि भाई कौन से दो व्यक्ति जो हैं बीएसओ से जुड़े हुए होते हैं, और कई बार परीक्षा के अंदर पूछे भी जाता है। ठीक है ना, तो परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है कि कौन से दो व्यक्ति हैं। एक का नाम तो है जो केट्स, क्या नाम है दोस्तों? जैसे एलसीसी में था ना, सीएम हैंसन था और चार्ल्स मार्टिन है, उसी तरीके से ध्यान रखना इसमें भी दो व्यक्ति हैं, एक तो है जे कोट्स हो गया और दूसरा हो गया जीए लियोड। क्या नाम है दोस्तों? जीए लियोड। क्या नाम है दोस्तों? जीए लियोड है, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से परीक्षा के अंदर सवाल हमेशा पूछा जाता है और हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल बनता है, ध्यान रखना। जो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आप अपने रजिस्टर में अच्छी तरीके से उतार लोगे ना, तो कोई भी कंपटीशन के देख लेना, इस आज के जो क्लास में 2 से 3 सवाल आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे नए नए हैं लाइब्रेरी साइंस के, लाइब्रेरी साइंस फील्ड में, उनको पता ही नहीं है कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज हम एक आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जब आप इस चीज़ को अपने रजिस्टर में लिखोगे और उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के अंदर 99% बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने 2018 के अंदर राजस्थान की वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा राजस्थान में टॉप रैंक से सिलेक्शन हुआ था और हमने लाइब्रेरी साइंस को बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ा था। तो डीपली से पढ़ने के बाद जब रैंक आने के बाद इतना गहराई से पढ़ा ताकि आज हम हर एक चीज़ को हम आसानी से पकड़ लेते हैं और आपके साथ एक अच्छा कंटेंट देते हैं। दोस्तों, जब तक अगर आप नोट्स बना के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो। मैंने उनको एक ही कहा कि सर हम पीडीएफ नहीं देते, जहाँ से जो टीचर पीडीएफ देते हैं वहाँ से कोर्स खरीद लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा 2000 रुपये का कोर्स है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऐसा करो ना, 2000 रुपये ऐसा करो, 5 स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाओ एक साथ और एक जना कोर्स खरीद लो और 400 रुपये इकट्ठा कर लो और सबको एक जना कोर्स खरीद के बाकी 5 को पीडीएफ भेज दो, तो आपका कोर्स 2000 की जगह 4000 में पड़ जाएगा आपका। समझे नहीं समझे आप? भाई वो कह रहे हैं कि हमें सर पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं उनको ये कहा जो टीचर आपको पीडीएफ देता है वहाँ से कोर्स खरीद लीजिए। और मैंने कहा कितने हज़ार रुपये में? कि 2000 रुपये का कोर्स है। तो मैंने कहा तुम्हें अकेले को देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें 2000 रुपये, आप जो है 5 दोस्त इकट्ठा हो जाओ, 400 रुपये इकट्ठा कर लो 5 जने और एक जना कोर्स खरीद लो और पीडीएफ डाउनलोड करके सबको व्हाट्सएप भेज दो आप, तो आपका तो सिर्फ 400 रुपये में वो कोर्स हो जाएगा। ये भी अच्छा दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, सारी चीज़ें आपको जब तक खुद हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको याद नहीं होगा। दोस्तों, ये वास्तविकता है, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए हैं। मैंने 2018 केवीएस का रिटर्न भी निकाला, 2019 में केवीएस का इंटरव्यू दिया, अहमदाबाद हाईकोर्ट पूरे इंडिया में एक पोस्ट थी, वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया मैंने, जोधपुर एम्स में एक पोस्ट थी, वहाँ पर भी मैंने रिटर्न एग्जाम निकाला। बहुत ज़्यादा तपस्या की है ना, तब जाकर आज जो है हम आप लोगों को इतना अच्छी तरह से समझा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है ना, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ ऐप के अंदर जाके देखो, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग बातें करेंगे, हम ऐसा कराएंगे, हम वैसा कराएंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। पहले ऐप के अंदर जाके कुछ फ्री कंटेंट तो देखो, पता तो चले आपको कि वास्तव में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, बातें करना अलग चीज होती है और कोर्स करवाना, समझाना, कंटेंट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है ना, 4 तरह के हम टेस्ट देते हैं आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, पार्ट वाइज टेस्ट देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं और पुराने पेपर का टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, हर एक टॉपिक का वीडियो, हर एक टॉपिक की पीडीएफ, हर एक टॉपिक का
क्या कह सकते हैं टेस्ट, और जल्द जो है हर एक टॉपिक का लाइव एमसीक्यू भी शुरू करेंगे बहाली के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धति होती है। तो एक बार इस क्लास को, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। तो अब हम जो है इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हर एक सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप जो इंग्लिश ज़्यादा लिखाते हो हिंदी कम लिखाते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बाइलिंगुअल हम कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर जाके कुछ क्लासेस देखिए फ्री की, तब आपको पता चलेगा। और एक हमेशा ध्यान रखना, अभी से आप हैबिचुअल हो जाइए, अपने आप को आदत में डाल दीजिए कि आपको हमेशा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है दोस्तों। तो पहला सवाल है, 7th एडिशन ऑफ सीसी वाज एडिटेड बाय। सीसी के 7वें एडिशन का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति है। तो कोलन क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण पद्धति को कितने एडिशन में पब्लिश किया गया था? तो इनको टोटल 7 एडिशन में। कितने दोस्तों? इसके कितने एडिशन थे? तो कोलन क्लासिफिकेशन के कुल कितने एडिशन है? 7 एडिशन है, 7 संस्करण है। कितने हैं? 7। ठीक है, तो सीसी का फर्स्ट एडिशन आपको पता ही है, सीसी का फर्स्ट एडिशन आया था, कब आया था? 1933 में आया था। जबकि सीसी का जो लास्ट एडिशन है, लास्ट एडिशन का मतलब होता है 7th एडिशन है, जो 7 एडिशन है वो आया था 1987, 1987 में। ठीक है, तो सीसी का जो ये 7वां एडिशन है, ये 7वां एडिशन 1987 में आया था। इसमें इस सवाल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि भाई 7वें एडिशन को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, जब सवाल बनता है कि प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा SERLS। SERLS का फुल फॉर्म होता है शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस। जबकि सवाल ये आ जाए कि भाई 7वें एडिशन को एडिट किसके द्वारा किया गया था? एडिट का मतलब होता है दोस्तों संपादन। क्या होता है दोस्तों? संपादन। तो संपादन किया गया था, वो किया गया था MA गोपीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? MA गोपीनाथ के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल पूछा है कि सीसी का 7वें एडिशन को एडिट किया गया था, तो एडिट किया गया था, ध्यान रखना, MA गोपीनाथ के द्वारा। लेकिन सवाल आ जाए परीक्षा के अंदर कि सीसी के 7वें एडिशन को प्रकाशित किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था SRELS, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस है, लेकिन संपादन हुआ था MA गोपीनाथ के द्वारा। अगला सवाल है, यूडीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूडीसी जो है किसका उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए यूडीसी किसका उदाहरण है। तो यूडीसी उदाहरण है लगभग पक्षात्मक पद्धति का। ध्यान रखना, किसका है दोस्तों? यूडीसी जो है लगभग पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण है। ठीक है ना, स्कीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर पद्धति होगा। तो यूडीसी लगभग पक्षात्मक पद्धति का उदाहरण है दोस्तों। अगला सवाल है, एप राइडर इज नोन फॉर हिज। एप राइडर को किससे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था एप राइडर कौन सी वर्गीकरण पद्धति का जो है डेवलपर था? तो एप राइडर था RIC। RIC का अन्य नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। तो ध्यान रखना है कि राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एफ राइडर अर्थात फरमोंट राइडर को जो है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का जनक है दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSO? BSO की फुल फॉर्म क्या है? ये तमिलनाडु में आया था, तो इसको BSO की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग होता है। क्या होता है? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग हो जाएगा। अगला सवाल है, हु क्रिएटेड बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन? तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? H.E. ब्लिस के द्वारा। और कब किया गया था? 1935 के में। कब किया गया था दोस्तों? 1935 में किया गया था। अगला सवाल है, द क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप्ड बाय CA कट्टर। CA कट्टर के द्वारा कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप की गई थी? तो CA कट्टर के द्वारा जो है वो क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन।
तो सीए कट्टर जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति के जनक है दोस्तों। उसके बाद है हु डिवाइस एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, वापस सवाल आ गया है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है सीए कट्टर के द्वारा शुरू की गई थी। और ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आई थी, जो है 1891 में आई थी, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं दोस्तों, ईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसी। हु डिवाइस सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन विषय वर्गीकरण पद्धति, तो विषय वर्गीकरण पद्धति जो है जेडी ब्राउन के द्वारा। और विषय वर्गीकरण पद्धति कब आई थी, 1906 में इसको जो है प्रकाशित किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सबने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी पहली जो किताब है, ये पहली किताब जो है रिलीज हुई थी वॉल्यूम 1 जिसे हम कहते हैं। तो वॉल्यूम 1 जो किताब है ये रिलीज हुई थी, और इस किताब को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार तक ये किताब पहुंची थी। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है, पुराने पेपर है, वो पुराने पेपर क्या है, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों। और इस किताब के अंदर 10 पुराने पेपर हैं, ठीक है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी यूजफुल होती है, और पुराने पेपर देखने से आपको स्टैंडर्ड भी पता चलता है। अब जो मेरी जल्द मेरी जो सेकंड किताब आने वाली है, सेकंड वॉल्यूम आने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हमने 12 पुराने पेपर दिए हैं दोस्तों, 12 पुराने पेपर दिए हैं। और 12 पुराने पेपर कौन कौन से हैं, डीएसएसबी का, केवीएस का, एनवीएस का, पटना हाई कोर्ट का, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का, उत्तराखंड का, इसरो का, केरल का, एम्स जोधपुर का और पटना हाई कोर्ट का। तो इसमें हमने पुराने 12 पेपर दिए हैं, जिसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और ये किताब जो है, ये किताब लॉन्च की जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से फ़ोन कर रहे थे कि इस किताब को सर लॉन्च कब किया जाएगा। तो इस किताब को लॉन्च की जाएगी, ध्यान रखना है, 22 जनवरी को, ठीक है ना भाई, 22 जनवरी 2024 को इस किताब को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस किताब को जो है लेने के लिए आपको 22 जनवरी के बाद 8949992361 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। क्या है दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पे आपको जो है ऑनलाइन करने का ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें आप अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर और आपके फ़ोन नंबर भर के आप घर बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ऐसा लोगो आएगा, और ऐप के अंदर जाकर कुछ कंटेंट जरूर देखिए आप, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि भाई ऐप के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है दोस्तों। अभी हमारा जो है न्यू अपडेटेड कंटेंट आ रहा है दोस्तों, न्यू अपडेटेड कोर्स, ठीक है ना। तो अभी हमारा न्यू अपडेटेड कोर्स है, हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों, वीडियो है, उसी वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, पीडीएफ है, और उसी पीडीएफ के अंदर हर एक टॉपिक क्या है, टेस्ट है। और जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे दोस्तों, लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आएंगे, जहां पर आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जो भी आपके डाउट या कन्फ्यूजन है, जो भी आपके डाउट या कन्फ्यूजन है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ से नोट्स बनाना है, ध्यान रखना, पीडीएफ से नोट्स बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो, तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, अपने हाथों से लिखोगे नहीं, लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं होने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है पीडीएफ नोट्स बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो देख के टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। और हमने जनरल पेपर भी डाल दिया है दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स जो भी है वो भी आप जनरल पेपर भी पढ़ सकते हैं। और हमने अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है। पहले हमारी फीस थी 4000 रुपये, अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है। तो आप नए साल को 50% ऑफर में ले सकते हैं दोस्तों। और जल्दी से नोट्स बनाकर आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, क्योंकि बहाली आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा नोट्स बनाने के लिए। तो मेरा
विनम्र निवेदन है कि जल्दी से नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिले और आपका जल्द सिलेक्शन जो है लाइब्रेरी में होए और बेरोजगारी से आप क्या करें सर, मुक्ति प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक बार ऐप के अंदर जाकर आप जरूर हमारा कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना, उसमें डेमो क्लासेस जाके जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।